हाय फ्रेंड्स, दीपिकान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी पेडागोजी का अभ्यास प्रश्न पत्र 2 लेकर के आया हूं। इस प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न हैं और 30 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह प्रश्न पत्र सीटेट, यूपी टेट और डिफरेंट स्टेट्स के टेट एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए सही है, विविधता से युक्त कक्षा में। जब कक्षा में विविधता रहती है तो वहां विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग उपयुक्त होता है। जब डिफरेंट लेवल के स्टूडेंट्स एक क्लास में पढ़ते हैं, क्लास में विविधता होती है, तो शिक्षक को डिफरेंट तरह की शिक्षण विधियों का या टीचिंग मेथड्स का उपयोग करना पड़ता है। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। सुनने के शिष्टाचार से आशय है। सुनने के शिष्टाचार से आशय, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, ऊपर के दोनों विकल्प, यानी कि विकल्प ए और विकल्प बी दोनों सही हैं। सुनने के शिष्टाचार से आशय है ध्यानपूर्वक श्रवण और भाव ग्रहण करते हुए श्रवण। ये दोनों ऑप्शन आएंगे, तो दोनों ऑप्शन सी में दिए गए हैं, तो ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। श्रवण कौशल से विकास होता है। श्रवण कौशल से विषयों के संबंध स्थापित करने की योग्यता का विस्तार होता है, तो ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रस्तुत विषय वस्तु के मूल भाव को समझने का संबंध है श्रवण दक्षता से। जो भी कोई विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है, अगर उसके मूल भाव को स्टूडेंट या विद्यार्थी समझने लगता है तो उसका संबंध इस बात से होता है कि स्टूडेंट के अंदर श्रवण यानी लिसनिंग में एक्सपर्टता है, वो अच्छी तरह से लिसन करता है, किसी चीज को अच्छी तरह से सुनता है, तो ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 5, श्रवण कौशल के विकास के लिए आवश्यक है। श्रवण कौशल के विकास के लिए प्रस्तुत सामग्री के प्रति रुचि एवं अवधान, यानी ऑप्शन डी जो है ये आवश्यक है। प्रश्न संख्या 6 आते हैं। शिक्षण विधियों के चयन संबंधी आवश्यकता को दूर करने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए पर छात्रों की रुचि एवं योग्यता पर। तो छात्रों की रुचि कौन सी किस बात में है और उनकी योग्यता किस लेवल की है, उसके आधार पर ही शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए टीचर को। अगला आई प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। कहानी शिक्षण की अव्यवस्था दूर करने के लिए आवश्यक है। कहानी शिक्षण की जो अव्यवस्था है उसको दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हम देखते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन ए और सी ये दोनों सही दिखते हैं, तो ये बात ऑप्शन डी में दी गई है, पहला और तीसरा दोनों, तो ऑप्शन डी सही होगा। अब पहला और तीसरा है क्या? मानक भाषा का प्रयोग। शिक्षण की अव्यवस्था दूर करने के लिए, कहानी शिक्षण की अव्यवस्था दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मानक भाषा का प्रयोग किया जाए। दूसरा, सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाए। 8वां प्रश्न देखते हैं। रचना शिक्षण में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। इसमें देखिए ऑप्शन बी, निरर्थक शब्दों के प्रयोग से। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न, सॉरी, गद्य शिक्षण में अव्यवस्था का उदाहरण है। गद्य शिक्षण में अव्यवस्था का उदाहरण है विराम चिन्हों का ध्यान न करते हुए वाचन करना। संख्या 10वां देखते हैं। क को तथा घ को घो किस क्षेत्र में बोला जाता है? 10वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के लोग क को और घ को घो ज्यादातर बोलते हैं। प्रश्न संख्या 11 देख लीजिए। शारीरिक विकृति संबंधी दोष को दूर किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शारीरिक विकृति संबंधी दोष को दूर किया जा सकता है चिकित्सक सहयोग से, यानी ऑप्शन सी सही है। यह शिक्षक के सहयोग से शारीरिक विकृति नहीं दूर की जा सकती। अभिभावक थोड़ा हद तक सुधार कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से सवाल ही नहीं है।
विद्यालय उसमें क्या सहयोग कर सकता है? कुछ भी नहीं। तो सही ढंग से अगर देखा जाए तो चिकित्सक का सहयोग ही शारीरिक विकृति संबंधी दोष को दूर करने में सहायक होता है। प्रश्न संख्या 12वां देख लेते हैं। शुद्ध लेखन के लिए आवश्यक है शुद्ध उच्चारण। अगर हमारा उच्चारण गलत होगा तो हम गलत लिखेंगे, क्योंकि हिंदी बहुत हद तक जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। प्रश्न संख्या 13वां देखते हैं। निरर्थक एवं सार्थक शब्दों का संयुक्त उदाहरण है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही आ रहे हैं और यह विकल्प दिया गया है विकल्प सी में। फानी, घूमना, घामना दोनों सार्थक और निरर्थक शब्दों के संयुक्त उदाहरण है। प्रश्न संख्या 14वां देखते हैं। वाचन संबंधी त्रुटि का उदाहरण है छात्राएं। ये वाचन संबंधी जो ऑप्शन ए में लिखा है ये वाचन संबंधी त्रुटि का उदाहरण है। 15वां देख लेते हैं। विदुषी छात्रा के स्थान पर विद्वान छात्रा लिखना उदाहरण है। लिंग संबंधी त्रुटि का उदाहरण है, वचन संबंधी त्रुटि का उदाहरण है, कर्ता संबंधी त्रुटि का उदाहरण है या विभक्ति संबंधी त्रुटि का उदाहरण है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देख लेते हैं कि यह किस त्रुटि का उदाहरण हो सकता है। विदुषी छात्रा के स्थान पर अगर विद्वान छात्रा लिखा गया है तो यह लिंग संबंधी त्रुटि का उदाहरण है, क्योंकि विद्वान शब्द जो है वो छात्रों के लिए प्रयोग किया जाता है, पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। और विद्वान का अपोजिट है, विलोम शब्द है विदुषी। विदुषी विद्वान पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और विदुषी शब्द स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उल्टा, ये विलोम शब्द के हिसाब से उल्टा नहीं है, बल्कि विद्वान शब्द जो है पुल्लिंग के लिए है और विदुषी स्त्रीलिंग के लिए है। पुल्लिंग और स्त्री मतलब ठीक विपरीत चीज है लिंग के आधार पर। तो विदुषी जो है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है, तो यह लिंग संबंधी त्रुटि का उदाहरण हो जाता है। 16वां प्रश्न देखते हैं। अंश और अंश तथा वंश और वंश लिखना उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है? ये अनुस्वार संबंधी त्रुटि का, चंद्रबिंदु संबंधी त्रुटि का, पहला और दूसरा दोनों विकल्प सही हैं, या लेखन संबंधी त्रुटि का। तो देख लेते हैं कि यह किस त्रुटि का उदाहरण है। इसमें देखिए, यह अनुस्वार संबंधी त्रुटि का भी उदाहरण हो सकता है और चंद्रबिंदु संबंधी त्रुटि का भी उदाहरण हो सकता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों विकल्प सही हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं। शिक्षक के अशुद्ध उच्चारण के परिणाम स्वरूप छात्र करते हैं। क्या करते हैं? अशुद्ध उच्चारण, अशुद्ध लेखन या पहला और दूसरा दोनों विकल्प सही है, व्याकरण संबंधी त्रुटियां। क्या करते हैं? देखिए, अगर शिक्षक अशुद्ध उच्चारण करेगा तो विद्यार्थी दोनों काम करेंगे। वो अशुद्ध उच्चारण भी सीखेंगे और उनका शिक्षक का सुन करके अशुद्ध लिखेंगे भी। तो ये दोनों चीजें किसमें हैं? विकल्प सी में। तो विकल्प सी सही है। 18वां प्रश्न। हकलाने एवं तुतलाने की प्रक्रिया कारण मानी जाती है। हकलाने एवं तुतलाने की प्रक्रिया जो होती है वो शारीरिक विकृति का कारण मानी जाती है। ऑप्शन ए सही है। 19वां प्रश्न। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति भय एवं संकोच का होना कारण बनता है। किस चीज का? छात्रों में अगर मौखिक अभिव्यक्ति भय एवं संकोच का होना कारण बनता है, किस चीज का? अशुद्ध लेखन, अशुद्ध श्रवण, अशुद्ध उच्चारण, ज्ञान का अभाव। तो देख लीजिए, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति भय एवं संकोच का होना वो अशुद्ध उच्चारण का कारण बनता है। बस बच्चा शुद्ध रूप से उच्चारण नहीं कर पाएगा। 20वां प्रश्न देखते हैं। राम के परिवार में डिब्बा को सभी डब्बा कहते हैं। कारण होगा अशुद्ध उच्चारण वाले व्यक्तियों से संपर्क का, भाषाई ज्ञान का अभाव, व्याकरण के ज्ञान का अभाव, विराम चिन्हों के ज्ञान का अभाव। क्या हो सकता है इसमें से सही? तो देखिए, इसमें से सही ऑप्शन है अशुद्ध उच्चारण वाले व्यक्तियों से संपर्क। व्यक्ति के दिमाग में कभी कभी देखिए ऐसा भी होता है कि बच्चा अशुद्ध उच्चारण करके किसी चीज को गलत पढ़ता है, लेकिन अगर परिवार, राम के परिवार में
डिब्बा को सभी लोग डब्बा कहते हैं तो इसका मतलब है कि वे अशुद्ध उच्चारण वाले व्यक्तियों के संपर्क में हैं। उन्हें लगता है कि डब्बा ही शुद्ध है और जो व्यक्ति इसको डब्बा बोलता होगा वो उनका अनुकरण करते होंगे, इसलिए ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 21, क ख ग को का खा गा उच्चारण करना किसका परिणाम है? तो देखिए, क ख और ग को का खा और गा उच्चारण करना यह क्षेत्रीय बोलियों का परिणाम है। कुछ कुछ क्षेत्रीय बोलियों में लोग का, खा, गा, घा ऐसा बोलते हैं, जबकि वो क ख ग है। तो ये क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव के कारण उनके उच्चारण में भिन्नता आती है। तो ऑप्शन सी सही था। 22वां प्रश्न देखते हैं। विविधता से युक्त कक्ष में शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए किस चीज का? छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं का। अगर वहां विविधता है, किसी कक्षा में भिन्न भिन्न बौद्धिक स्तर के विद्यार्थी बैठे हुए हैं, भिन्न भिन्न तरह के विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो वहां छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताएं क्या हैं, शिक्षक को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। उसको किस मेथड से पढ़ाए, क्योंकि हर एक विद्यार्थी या सभी विद्यार्थी एक ही मेथड से नहीं पढ़ सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 23वें पर आते हैं। व्याकरण भाषा का है क्या है? आत्म तत्व, सामान्य तत्व, कठिन तत्व या सरल तत्व? तो देखिए, व्याकरण जो है वो भाषा का आत्म तत्व है। 20वां, वाक्यों की सार्थक रचना में भूमिका होती है किसकी? वाक्यों की सार्थक रचना में व्याकरण शिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वहां व्याकरण की जरूरत होती है। अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो कर्ता क्रिया अन्वय, कर्म क्रिया अन्वय इत्यादि की में गलतियां होंगी। क्रिया किस हिसाब से बदलेगी, कहां पर किस कारकों का प्रयोग किया जाए, विभक्तियों का प्रयोग सही है या नहीं है, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय इत्यादि का शुद्ध प्रयोग नहीं मालूम हो पाएगा, और भी तरह तरह की विषयों की गलतियां हो सकती हैं। तो व्याकरण शिक्षण की भूमिका जो होती है वो वाक्य की सार्थक रचना में होती है। 25वां प्रश्न, व्याकरण का प्रयोग संभव है? व्याकरण का प्रयोग ए और बी ये दोनों ऑप्शन में अगर हम देखें तो दोनों में संभव है, मौखिक अभिव्यक्ति में भी और लिखित अभिव्यक्ति में भी। क्योंकि हम शुद्ध बोलेंगे तो भी व्याकरण की जरूरत पड़ेगी और शुद्ध लिखेंगे तो भी। 26 ऑप्शन 25वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, क्योंकि इसमें दोनों विकल्प दिए हुए हैं, पहला और दूसरा दोनों विकल्प। तो आप ऐसे नहीं कहेंगे ए और बी दोनों ऑप्शन, ऐसा नहीं, ऑप्शन सी बोलेंगे। चलिए 26वां प्रश्न, विराम चिन्हों के त्रुटिपूर्ण प्रयोग से वाक्य के स्वरूप पर प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? वाक्य का स्वरूप बिगड़ जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, वाक्य अच्छा नहीं लगता है, या वाक्य प्रभावी नहीं दिखाई देता है। देखिए, विराम चिन्हों के त्रुटिपूर्ण प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे एक उदाहरण मैं बोलता हूं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अगर एक जगह पर रोको के बाद अल्प विराम लगेगा और लिखा जाएगा रोको अल्प विराम मत जाने दो, और दूसरे में लिखा जाएगा रोको मत अल्प विराम जाने दो, तो दोनों का अर्थ बहुत अलग है। अगर आपने विराम चिन्हों का उपयोग अलग अलग सेंस में कर दिया, अलग अलग जगह पर कर दिया, तो अर्थ का अनर्थ हो ही जाएगा। इसलिए विराम चिन्हों के त्रुटिपूर्ण प्रयोग से वाक्य के स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ता है कि वहां अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऑप्शन बी सही है। 27वां प्रश्न, विराम चिन्हों का प्रयोग सीखना संबंधित है। किस चीज से संबंधित है भाई? व्याकरण शिक्षण से संबंधित है। 28वां प्रश्न, तो 27वें में ऑप्शन डी सही है। विराम चिन्ह, 28वां प्रश्न, विराम चिन्हों के प्रयोग से संभव होता है। क्या संभव होता है विराम चिन्हों के प्रयोग से? प्रभावी लेखन, इफेक्टिव राइटिंग। ऑप्शन ए सही है। 29वां, आदर्श वाचन यानी मॉडल रीडिंग।
यह क्या वाचन संबंधी कठिनाई, पठन संबंधी कठिनाई, पहला और दूसरा दोनों विकल्प सही हैं, या श्रवण संबंधी कठिनाई? क्या सही है भैया, ए बी सी डी में से? तो देख लीजिए, आदर्श वाचन के माध्यम से दूर की जाती है ए और बी दोनों तरह की कठिनाई, यानी ऑप्शन सी सही है। अब ए और बी दोनों तरह की कठिनाई क्या है? वाचन संबंधी कठिनाई भी और पठन संबंधी कठिनाई भी। विविधता से युक्त कक्षा के लिए, अगला प्रश्न, तीसवां और अंतिम, विविधता से युक्त कक्षा के लिए कौन सा पाठ्यक्रम उपयोगी होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण। इंक्लूसिव एजुकेशन, जहां पर सामूहिक विविधता से युक्त शिक्षा दी जाती है, जहां कक्षा में विभिन्न बौद्धिक स्तर के विद्यार्थी होते हैं, वहां पर कौन सा पाठ्यक्रम उपयोगी होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, वहां पर विविध प्रकार का पाठ्यक्रम, यानी हम देखेंगे कि कितने विद्यार्थी एक स्तर के हैं, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो दूसरे लेवल का ज्ञान रखते हैं। तो हर एक लेवल के विद्यार्थी के लिए अलग अलग तरह का पाठ्यक्रम रखना पड़ेगा। एक ही तरह का सिलेबस रख करके आप सभी सोचेंगे कि एक साथ सारे बच्चों को पढ़ा करके और अच्छा रिजल्ट ले लें, बहुत मुश्किल गिरेगा। तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। तो मित्रों, मैं समझता हूँ थोड़ी व्याख्या तो मुझे ज़रूर करनी पड़ी, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और अगली वीडियो का इंतज़ार भी करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए, अगर आपको पसंद आई हो लाइक करिए और अपना कमेंट लिखना मत भूलिए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करिए, प्लस बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।